नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद विधानसभा के रण में योद्धाओं को उतारने के लिए राजनीतिक दलों में मैराथन तैयारियां देखने को मिल रही हैं। टिकटों को लेकर मंथन के बीच खबर है कि टिकट फाइनल किए जा चुके हैं, बस ऐलान का इंतजार है। राजनीतिक दलों के सामने बड़ी चुनौती जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को चुनने की है। एक ऐसे उम्मीदवार को जिसकी जनता में पकड़ अच्छी हो और वोटर्स का उसमें विश्वास भी ज्यादा हो। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में किसको टिकट मिलेगा, यह मोहर सीईसी में लगेगी। खबर है कि दिग्गजों के पुत्र पुत्रियों को भी टिकट मिल सकता है, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि सिटिंग एमएलएज और कुछ मंत्रियों के टिकट कट भी सकते हैं। उधर कांग्रेस में भी टिकट पर माथापच्ची जारी है। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय किए जा चुके हैं। लगातार सांसदों से भी राय ली जा रही है। उधर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव न लड़ने वाले नेताओं के लिए भी सीएम की दावेदारी के विकल्प खुले हैं। उधर कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। राजनीतिक दलों का भरोसा क्या होगा, यह सवाल है। तो टिकटों को लेकर पार्टियों में मैराथन तैयारियां देखने को मिल रही हैं। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर हरियाणा के विधानसभा के रण में देखने को मिलेगी और बेहद ही दिलचस्प टक्कर, जहां लोकसभा में बढ़त के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ कमबैक कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी एक बार फिर से तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने की जुगत में जुटी है। ऐसे में कैंडिडेट जिताऊ हो टिकाऊ हो, तमाम पहलुओं पर विचार राजनीतिक दल कर रहे हैं। खबर है कि फाइनल हो चुका है नाम, बस ऐलान का इंतजार है। फाइनल हुआ है नाम, किन उम्मीदवारों को चुना जाएगा, क्या होंगे जो पार्टी को विधानसभा की दहलीज तक पहुंचाएंगे, राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाएंगे, ये सवाल बरकरार। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों के चयन पर हो रहा विचार विमर्श आखिरी दौर में पहुंच गया। पिछले कई दिनों से चली आ रही बैठक के बाद दिन भर मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। दिन की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के घर में हुई बैठक के साथ हुई, जबकि उसके बाद जेपी नड्डा के घर उम्मीदवारों के चयन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। शाम को 4 बजे तक लगातार ये चर्चा जारी रही। उसके बाद इस वक्त टिकटों पर केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन चल रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन के बाद माना जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। हरियाणा चुनाव में जहां इस बार बीजेपी चुनाव का टिकट देने में पूरी सतर्कता बरत रही है, क्योंकि उसके सामने एक और पिछले 10 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी है, तो दूसरी ओर उम्मीदवार का जिताऊ होना भी सबसे अहम। वहीं सूत्रों के मुताबिक पार्टी जहां इस बार कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट सकती है, तो वहीं नेताओं की बेटी बेटियों को भी टिकट दे सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं जिनके टिकट लग जाने उन्हें पार्टी ने पहले से ही अवगत करा दिया। पार्टी इस बार चुनाव जीतने के लिए पूर्व सांसदों को भी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। यही नहीं, उम्मीदवारों को लेकर बाद में सांसदों की नाराजगी न हो, इसके लिए चयन से पहले उनकी राय भी ले ली गई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में भी टिकटों को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी इस बार कई बार चुनाव हार चुके उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने जा रही। यही नहीं, पार्टी मौजूदा विधायकों में ज्यादातर को टिकट दे सकती है। बहरहाल एक और बीजेपी ने जहां सीईसी में आखिरी मोहर लगनी है, वहीं कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी के बाद चुनाव समिति आखिरी मोहर लगाएगी। अब देखना ये होगा कि पहली सूची किसकी जारी होती है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट। तो अब सियासी रण जो है वो सजने में कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन मैराथन तैयारियां हो रही, युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। पार्टियां लगातार सटीक कैंडिडेट को तलाशने की कोशिश कर रही हैं। वो कौन सा चेहरा होगा, वो कौन से उम्मीदवार होंगे जो जिताऊ होंगे और पार्टी को जिनसे बढ़त मिलेगी। क्योंकि चुनाव की बात की जाए तो एक एक वोट, जिस तरीके से क्रिकेट में अगर एक भी रन कम हो जाता है तो हार और जीत तय होती है, इस तरह से एक एक वोट की कीमत पार्टी बखूबी समझती है। और चुनाव में इसकी रणनीति किस तरीके से बनाएगी पार्टी। फाइनल हो चुके नाम, ये सवाल बरकरार है। देवेंद्र, नाम फाइनल हो गए हैं मैराथन बैठकों के दौर के बीच, और कयास ये भी लगाए जा रहे सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अब उन नामों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। क्या मान लिया जाए कि दोनों ही राजनीतिक दल जिनमें मुख्य तौर पर टक्कर देखी जा रही है, पूरी तरह तैयार है। देखिए, 2 दिन में 2 नाम फाइनल हो जाएंगे। 1 तो
देखिए सौरभ, मीटिंगों के दौर तो लगातार चल रहे हैं। 26 तारीख से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। बीजेपी की लगातार बैठकें। कल सीएम ने हरियाणा में हेलीकॉप्टर से 3 रोड शो किए थे। शाम को वो समालखा में थे अंधेरा होने तक। उसके बाद वो दिल्ली गए हैं। वहां आज सुबह मीटिंग हुई थी जेपी नड्डा के आवास पर। आज शाम को खबर है कि 8 बजे प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। सीईसी की मीटिंग, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो केंद्रीय चुनाव समिति है बीजेपी की, आज शायद फाइनल मोहर लगेगी और कुछ नामों को पूरी तरह से तय कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई विचार नहीं होगा। लेकिन घोषणा की जहां तक बात है, आज देर रात तक या कल तक घोषणा हो सकती है। आज 29 तारीख है और 2 दिन बाकी है महीना खत्म होने में। तो आज भी केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की बैठक है। प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे उसमें। हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी के साथ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिन में बैठक की है। 10 बजे उनके आवास पर हुई थी। कई घंटे वो बैठक भी चली। तो हरियाणा की तरफ से और स्क्रीनिंग कमेटी और जेपी नड्डा की तरफ से एक क्लियर है। लेकिन जितने भी नाम हैं, करीब 2 दर्जन नाम या 2 दर्जन नाम के आसपास है, उन पे आज फैसला हो जाएगा। और सीईसी की मीटिंग चूंकि देर शाम है तो उसके बाद रात तक चलेगी। हो सकता है रात को सूची जारी हो जाए या कल हो जाए। लेकिन अभी सारे सीटों पर ऐसा नहीं है कि एक साथ हो जाएगी, किस्तों में होगा। और दूसरी कांग्रेस की जहां तक बात है, आज कांग्रेस में सौरभ नई चीजें सामने आ रही है, मेरे सूत्र बता रहे हैं जी। हालांकि दीपक बाबरिया लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं वो, कभी कुछ कह रहे हैं। लेकिन अंदर खाते मीटिंग में ये फैसला भी हुआ है कि जिन पर गंभीर आरोप है, जो केस जिन पर दर्ज हैं, जैसे ईडी के केस हैं या सीबीआई के या कोई और केस हैं, शायद उनको दागी माना जाए और उनको टिकट से दूर रखा जाए। लेकिन यह भी है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मजबूत उम्मीदवारों की कमी हो सकती है। लेकिन ये इश्यू भी आया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं साफ छवि के, जिनके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज ना हो, चरित्र पे कोई उंगली ना उठी हो या पब्लिक में साख जिसकी खराब हो, इस तरह के लोगों को अवॉइड किया जाएगा। जो जहां तक आज मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जैसे सुरेंद्र पवार है, सोनीपत के विधायक है, ईडी के केसेस हैं, धर्म सिंह छोकर हैं समालका के, उन पर ईडी के केसेस हैं, इनकम टैक्स की जांच चल रही है। और इसके अलावा राव दान सिंह है, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। केंद्रीय एजेंसी की जो भी जांच है वो मामले किसी तरह से दर्ज हुए हो, लेकिन अगर जांच की स्कैनिंग में है वो, उनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं और सजा हो सकती है, उस स्तर पे मामले हैं, तो शायद उनको टिकट देने से कांग्रेस बचेगी। दूसरा, जो 2 बार लगातार चुनाव हारे हैं, उनकी जमानत जब्त हुई है, उन पर कोई विचार नहीं होगा, उनको पैनल से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा ये बात जरूर है कि 2019 के आंकड़ों पर गौर किया जाएगा। 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कोई हार है, उसकी जमानत जब्त हुई है, वो तो इस क्राइटेरिया में आएगा कि उस पर विचार नहीं होगा। लेकिन 2014 या 2009 को शायद इसलिए बाहर रखा गया क्योंकि उस टाइम बीजेपी की हवा चली थी। कांग्रेस पूरी तरह से नेस्ता नाबूद थी। 2014 की बात हो 2019 में, तो 2019 का क्राइटेरिया कि 2019 में जो चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, उनकी जमानत जब्त हुई है, ऐसे लोगों को भी बाहर रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पूरा समय ले रही है और बीजेपी भी वैसे करिए। हालांकि टिकटों के फैसला करने में, ऐलान करने में बीजेपी अभी भी बढ़त लिए हुए है और मेरे को लगता है लीड लेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह जैसे कांग्रेस ने पूरा समय लिया, आज भी एक कांग्रेस नेता से मेरी बात हो रही थी, मैंने उससे बात की, वो बोलते हुए दिल्ली में हूं और लेकिन अभी समय लगेगा। कांग्रेस के नेताओं से जो बात की जाती है टिकट में, उन्होंने कहा जी भले ही कुछ अंदर खाते फाइनल हुआ है, जो अभी तक की बैठकें हुई है, कल तक 28 उम्मीदवारों को जिन्होंने अप्लाई किया, 28 सीटों पर विचार हुआ है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में, 10 को अलग से रखा गया है, 18 पर सहमति बनी। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, 28 लोगों पर चर्चा हुई है जिनको उतारना है मैदान में, उनके नामांकन आया है या उनके बारे में माना जा रहा है कि मजबूत है। लेकिन 28 में से 18 पर सहमति बनी है, 10 को हटा दिया गया अलग, उसको पैनल में नहीं रखा जाएगा। तो एक एक सीट पर मजबूती से विचार किया जा रहा है। कोई उसकी छवि अच्छी हो, जिताऊ चेहरा हो, पब्लिक में साख हो, पहले ना हारा हो, जमानत जब्त ना हो, बहुत सारा क्राइटेरिया तय है और मेरे को लगता है अगले कुछ दिन लगेंगे। लेकिन बीजेपी की सूची पहले आ सकती है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है और उसके बाद कभी भी आ सकती है। तो बीजेपी टिकटों के फैसला करने में, सोच विचार में, फैसले लेने में और ऐलान करने में मेरे को लगता है बीजेपी अभी बाजी मारेगी। महेश, जो तैयारियां हैं लगातार हम देख रहे हैं सियासी दलों की, वो बेहद गहन तैयारियां देखने को मिल रही हैं हरियाणा में। और हरियाणा के चुनाव को, लोकसभा चुनाव के बाद जहां बीजेपी सीरियसली ले रही है, तो वहीं कांग्रेस भी फूक फूक कर कदम रख रही है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा हथियार कांग्रेस के सामने है। सवाल ये कि क्या उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं, 1-2 दिन के अंदर जारी हो जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी? क्या जल्द जारी हो जाएंगे और जारी हो जाएंगे तो कब तक जारी हो पाएंगे?
सूचियां एक एक करके ही जारी होंगी, जाहिर सी बात है 90 विधानसभा क्षेत्रों में। कब तक तस्वीर साफ होगी? क्या मान लिया जाए कि पूरी तरह से मंथन हो गया, बस ऐलान बाकी है? देखिए, जिक्र अगर आप कांग्रेस पार्टी का कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में अभी जो है मंथन बाकी है। अभी किसी भी तरह का बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया है। 1 से 3 तारीख के बीच सीईसी कांग्रेस पार्टी की बैठक बुलाई गई है। 1 से 3 तारीख के बीच विचार विमर्श किया जाएगा, किसी निर्णय तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता नहीं कि 1 से 3 तारीख के बीच भी कोई एक फाइनल वर्डिक्ट यहां पर आ सकता है। हालांकि दीपक बाबरिया ने यह कहा कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक साथ किए जाएंगे। अगर 90 सीटों पर एक साथ ऐलान होने हैं तो ये मानकर चलिए कि अगले महीने की 5 तारीख से पहले कांग्रेस पार्टी की लिस्ट नहीं आएगी। यानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम के लिए तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन अब जिक्र भारतीय जनता पार्टी का कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि लिस्ट तैयार कर चुकी है, सिर्फ उसे जारी किया जाना बाकी है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि देर रात या फिर कल की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 25 के करीब जो संभावित क्या जो उम्मीदवार हैं, जो घोषित उम्मीदवार हैं, उनके नाम का ऐलान कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल तक कर दिया जाएगा। नाम फाइनल कर लिए गए हैं और उसपे एक मुहर लगने का जो इंतजार है वो अभी किया जा रहा है। कुछ इनपुट्स में यहां पर दे सकता हूं जो कि शॉर्ट यहां पर नजर आ रहे हैं। यहां पर तोशाम विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर श्रुति चौधरी का लड़ना तय है। राज्यसभा भेजा गया किरण चौधरी को और यहां फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का तोड़ रही है। मुझे लगता है कि इस बार अगर खबरें बनेगी तो परिवारवाद का जिक्र भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम जो पहले से तय किए गए नियम थे वो तमाम नियम खत्म करने जा रही है। यहां पर राज्यसभा भेजा गया किरण चौधरी को और श्रुति चौधरी लड़ेगी तोशाम विधानसभा क्षेत्र। और इसके अलावा राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव जो बीते 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से चुनावी मैदान में उतरने का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। आरती राव को भी चुनावी मैदान में उतारा जाना तय नजर आ रहा है। जिक्र मैं हिसार जिले का कर लेता हूं तो यहां पर जो एस्टैब्लिश्ड लीडर है, जो ओबीसी के सबसे पुराने नेता हैं, उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र से खदेड़ दिया गया है और वो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में टिकट के लिए अपनी हामी भर चुके हैं और उस पर जो ऐलान है वो कल की तारीख तक कर दिया जाएगा। यानी ओबीसी के सबसे दिग्गज नेता जो कि हिसार जिले में भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। और यहां पर जिक्र मैं कुलदीप बिश्नोई का करना चाहता हूं। इस बार अपने समर्थक के लिए बहुत बड़ा यहां पर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष बैठक में यहां पर दिया गया है। उसने कुलदीप बिश्नोई की तरफ से 2 टूक ये कह दिया गया कि उनके समर्थक के अलावा किसी दूसरे का नाम पैनल में भी नहीं रखा जा सकता। इस हद तक कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है और अपने सबसे पसंदीदा, सबसे नजदीकी जो उनके कुलदीप बिश्नोई के उम्मीदवार माने जाते हैं, उन्हें टिकट दिलवाने में कुलदीप बिश्नोई कामयाब हो चुके हैं। सिर्फ उसका आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है। पहली बार कुलदीप बिश्नोई का इस तरीके का रूप भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है जब 2 टूक उन्होंने कह दिया कि उनके समर्थक के अलावा किसी दूसरे का पैनल में नाम नहीं हो सकता। यहां पर एक विधायक ऐसे जो कि जननायक जनता पार्टी से आए थे, जिन्हें गारंटी दी गई थी मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। अब देखना होगा कि मनोहर लाल खट्टर की गारंटी का क्या होने वाला है, क्योंकि गारंटी के साथ खड़े थे जननायक जनता पार्टी से आए विधायक, लेकिन वो गारंटी फिलहाल तलाशते फिर रहे हैं। अभी गारंटी पर कुछ भी जो है देखने को नहीं मिल रहा। किस तरह का निर्णय होगा ये मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद ही उस पर फैसला हो पाएगा। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आने वाली है एक अलग तरीके की लिस्ट होगी, जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और ये भी कि एक जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के लोग रखते थे, बुजुर्ग जो उम्मीदवार है, काफी ज्यादा बुजुर्ग उम्मीदवार हैं, उन्हें जो है चुनावी मैदान से दूर करते थे। लेकिन यहां पर यह भी हो सकता है कि 80 की उम्र वाले को भी आप चुनावी मैदान में उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए। अब एक लाइन में अगर समझना हो तो ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जिताऊ देख रही है। और यहां पर यह भी साफ तौर से नजर आ रहा है कि जो कुरुक्षेत्र से सांसद है नवीन जिंदल, उनकी जो माता जी है सावित्री जिंदल, उन्हें हिसार विधानसभा सीट से टिकट मिलना तय हो चुका है। और यहां पर डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार में बनाए गए थे, उनके टिकट काट दी गई है मान लीजिए। तो ये कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी अब जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ना तो परिवारवाद कोई मुद्दा है, ना तो उम्र कोई मुद्दा है। अब किसी भी मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ इतना कि उनका उतारा उम्मीदवार जीतना चाहिए। वीरेन जी, क्या कुछ रणनीति है? तमाम तौर पर जो सियासी दल है उनकी मैराथन तैयारियां हो रही हैं। सवाल ये कि कांग्रेस जो है इस बार कई चुनाव जो हार चुके हैं, उम्मीदवार उनको टिकट देने नहीं जा रही है। बीजेपी की तस्वीर जिस तरीके से महेश ने भी बताया,
1 से 2 दिन में साफ हो जाएगी। शाम को बैठक होगी, प्रधानमंत्री उस बैठक में शामिल होंगे, तमाम दिग्गज उस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी। पार्टी मौजूदा विधायकों को टिकट दे सकती है, सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति क्या और बीजेपी की रणनीति किस तरीके की देख रहे हैं? इस समय एक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से खतरा नहीं है। अगर कांग्रेस को खतरा है तो कांग्रेस से ही है। अगर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन सही ढंग से नहीं किया या बागी उम्मीदवार मैदान में आ गए तो कांग्रेस के लिए परेशानी हो सकती है। देखिए, इस समय कांग्रेस के पक्ष में हवा दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस इस हवा को अपने खिलाफ जो है वो दिखाई दे सकती है, अपने खिलाफ बदल सकती है। उसका कारण है कि उम्मीदवारों का चयन, और जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई हो रही है तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और कांग्रेस की तो कहीं संगठन के स्तर पर वो कोई तैयारी नहीं है। सिर्फ समर्थकों की बात, पार्टी के स्तर पर कहीं एकजुटता दिखाई दे नहीं रही है। और देखिए, कांग्रेस में उम्मीदवारों को जो चयन होगा वो 2 सितंबर को सीसी की बैठक होगी, तो उसके बाद ही ठीक कह रहे थे कि 3 सितंबर तक ही सूची आ पाएगी। लेकिन कांग्रेस में एक परेशानी ये भी है कि कांग्रेस में जो नेता है, जो वर्चस्व जिनका बना हुआ है, वो अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में जो पार्टी हाईकमान को फैसला करना है, ऐसे में राहुल गांधी की भूमिका मुख्य हो जाती है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1 सितंबर को जींद में रैली रख दी है, उसमें अमित शाह आ रहे हैं। ये हरियाणा में उनका तीसरा दौरा है। हाँ, प्रियंका गांधी वडेरा भी हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से प्रचार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के चयन की दृष्टि से देखें, कुरुक्षेत्र में अगर सुभाष सुधा को देखें तो हो सकता है इस बार उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए, उमा सुधा को टिकट दिया जाए, क्योंकि अशोक अरोड़ा जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में सुभाष सुधा को कम आंका जा रहा है। तो ऐसे में उमा सुधा को मैदान में उतारने से एक महिला के लिए भी प्रतिनिधित्व पूरा हो जाएगा और उमा सुधा की अपनी एक लोकप्रियता भी है। इसी तरह करनाल में भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलेंगे, क्या वो लाडवा से लड़ेंगे या नारायणगढ़ की ओर जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक करनाल में दुविधा है। उस दुविधा का कारण ये है कि किसी अन्य को टिकट दिया जाता है तो दूसरे लोग विरोध होते हैं। तो ऐसे में कोई पैराशूट से उम्मीदवार भी उतारा जा सकता है। करनाल में ऐसी कई जगह है जहां पैराशूट उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे, क्योंकि वो स्थानीय कार्यकर्ता आपस में टिकट के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी रास्ता अपना सकती है। ये बात ठीक है कि कृष्णपाल गुर्जर हो, उनके बेटे देवेंद्र चौधरी को टिकट मिलने की संभावना है। आरती राव की बात होगी, हालांकि राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि वो आरती राव खुद फैसला करेगी उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है, वो सक्षम है। तो लेकिन ये सब तो कहने की बातें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है समर्पण करने जा रही है, क्योंकि तीसरी बार सत्ता में पार्टी को लाना है तो पार्टी कई बातों पर समझौता करने जा रही है। ये पहली बार देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दबाव में है। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अब जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी तो उसके अंदर ये विषय तो आएगा, लेकिन जब वहां हरियाणा की ओर से इस बैठक में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्र शर्मा और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी हरियाणा के नाते उपस्थित रहेंगे। लेकिन जो टिकटों का पैनल तैयार किया गया है उसमें जो मुख्य भूमिका है वो मनोहर लाल जी की है। इसलिए जिन उम्मीदवारों को संकेत हो गया है तो वो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें मनोहर लाल जी ने संकेत कर दिया है कि चुनाव लड़ने के लिए, तो मतलब मनोहर लाल जी सर्वे सर्वा है और उनकी सिफारिश को ही केंद्रीय हाईकमान जो है वरीयता देगा। देवेंद्र, जो तैयारियां हैं वो तैयारियां हैं और मंथन भी है, गहन मंथन है। इस बार रणनीति सटीक होगी। अगर बीजेपी की बात की जाए तो चुनौतियां कहां आ सकती हैं पार्टी को, क्योंकि तमाम तौर पर हर पहलू को बीजेपी तय करने की कोशिश कर रही है, साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस एक लैकुना होता है, एक कमी होती है, उसको पूरी तरह इनकैश कर लेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, एक पॉजिटिव फैक्टर कांग्रेस के साथ तो है, लेकिन बीजेपी के लिए अब क्या कुछ रास्ता होगा, क्या कुछ संजीवनी होगी जो पार्टी को तीसरी बार विधानसभा की दहलीज तक पहुंचाएगी, सत्ता की दहलीज तक पहुंचाएगी? देखिए सौरभ, चुनौतियों की बात करें तो पहली बात यह कि 10 साल सरकार ने पूरे कर लिए हैं और हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल के बाद कोई सरकार रिपीट हुई हो। और ऐसा भी कम हुआ है कि जो लोग 2 बार से लगातार विधायक हैं बीजेपी के, तीसरी बार वो बने हो, ऐसी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है मेरे को लगता है। और दूसरा जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, जो इश्यूज हैं, जो लगातार विपक्ष जिन इश्यूज को भुना रहा है कि पीछे था तो कम पड़ गया, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी वाला मसला है, जो गरीब तबके के लोग हैं, 100 गज के प्लॉट वाली बातें हैं, बेरोजगारी एक बड़ा इशू है। हर बार मीडिया में एक दिन छोड़ के एक दिन आता है कि भर्तियों को लेके, भर्तियां कम हुई हैं, जो हुई हैं उनमें आधी कोर्ट में लटकी हुई हैं, मतलब कोर्ट में फंस गई हैं जाके, बहुत सारी चीजें हो रही हैं।
उसके अलावा जैसे और किसानों वाला मुद्दा है, पिछले 2 साल से हो रहा है, एमएसपी की मांग है, लीगल गारंटी मांग जा रही है। मुख्यमंत्री या सरकार कहती है कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे फसलें, लेकिन लीगल गारंटी की मांग की जा रही है। खिलाड़ियों वाला मसला है, महिला खिलाड़ियों वाला है, मुद्दे बहुत सारे हैं जिसको विपक्ष बनाने की कोशिश करेगा। मेरे को एक बात यह भी लगती है सौरभ, जैसे 90 सीटें हैं, अगर जैसे बीजेपी ने फैसला किया है कि जो पूर्व सांसद है, जाहिर है उनमें कई की उम्र भी ज्यादा होगी, तो पूर्व सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है। मतलब बीजेपी के पास 90 सीटों के लिए मजबूत कैंडिडेट नहीं है। यही वजह है कि कुछ मौजूद जो लोकसभा में हारे हैं, ये बात भी आई कि उनको कुछ को लड़वाया जाए। वो खुद भी लड़ना चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं। पूर्व सांसदों को उतारा जाएगा, जैसा ये जानकारी दी जा रही है कि ज्यादा उम्र वाले जिनको एक तरफ साइड लाइन किया गया था, अब उनकी भी जरूरत महसूस हो रही है। कुल मिलाकर बीजेपी में देखिए उत्साह तो है, उमंग तो है, तीसरी बार आने का संकल्प तो है, डिटर्मिनेशन, बट मेरे को लगता है चिंता और डर भी है बीजेपी में, और उम्मीदवार पूरे नहीं है। क्योंकि इतिहास हमेशा आईना दिखाता है आदमी को। तो इतिहास की बात करें, राजनीतिक इतिहास देखें, तो जिस तरह की चीजें सामने खड़ी हैं, जो तस्वीर सामने है, उसको लेकर मेरे को लगता है थोड़ा सा डर का माहौल है। उसके बावजूद बीजेपी नए प्रयोग भी करे, नए नए कदम उठा लिए, रात दिन बैठ के चल रही है। आज नहीं, कांग्रेस की बैठकें तो अब शुरू हुई है कुछ दिनों से, लेकिन बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि हम एक चुनाव खत्म करते हैं, दूसरे की तैयारी शुरू करते हैं। तो संगठनात्मक मुद्दों पर फैसले लेने में और फैसलों को लागू करने में बीजेपी ना तो डरती है और ना ही देर करती है। इस मामले में कांग्रेस पीछे है, लेकिन कांग्रेस भी अब मौजूदा हालात को देखते हुए उनको लग रहा है कि 10 साल का सूखा सत्ता का खत्म होने जा रहा है, एक अवसर देख रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व भी कांग्रेस का, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, और बड़े नेता इनको पुशअप कर रहे हैं कि माहौल बना हुआ है, कांग्रेस की सरकार आ सकती है, गुटबाजी को भूल जाओ, मिलकर लड़ो, कांग्रेस की सरकार लाओ। ऊपर से भी बूस्ट अप किया जा रहा है। तो दोनों पार्टियों के लिए मेरे को लगता है बराबर का मौका है, लेकिन थोड़ा सा अंडर प्रेशर बीजेपी है। उसकी वजह 10 साल से सरकार चलाना है, ठीक है, और जो मौजूदा जो समस्याएं या चुनौतियां सामने वो अलग। महेश, जो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तैयारियां क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस एक बार फिर से नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर कांग्रेस काम कर रही थी, एक बार फिर से वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रही, क्योंकि अजय माकन कह चुके हैं कि अगले हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, और उसके बाद जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया 1 से 3 तारीख तक सीईसी की बैठक होगी, उसमें नामों पर मंथन होगा, ये यूं कहें फाइनल हो सकते हैं, संभावना है फिलहाल। लेकिन सवाल यह कि क्या रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है, और जो नाराजगी है कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपनों की नाराजगी कैसे दूर की जाए, जो बागी ना हो, और बागी होंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान होना है। देखिए, ये तो मानकर चलिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर काफी इंतजार अभी करना होगा। 1 से 3 तक तो बैठक है, और उसके बाद 5 तक का जिक्र मैंने किया। दरअसल नामांकन की जो तारीख है वो 5 से 12 तारीख है, तो ऐसे में 5 से 12 के बीच में हो सकता है कि कुछ नामों का ऐलान तो 10 तारीख को भी किया जाए। ये इंतजार जरूर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इस बार करना पड़ेगा, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जो संभावित उम्मीदवारों की संख्या है, जो कि चुनाव को लेकर बेहद संजीदगी के साथ चुनाव प्रचार में भी लगे हुए थे, तो ऐसे लोग बड़ी चिंता इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए बने हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को इंतजार करना होगा तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान के लिए इंतजार सबको, खुद उम्मीदवारों को, हम सबको करना होगा। लेकिन इतना जरूर आप मानकर चलिए कि यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी नामों का ऐलान पहले कर देती है तो ये जरूर कांग्रेस पार्टी के फायदे की स्थिति होगी। काउंटर स्ट्रेटेजी दरअसल तैयार करने में, किस तरह के कास्ट इक्वेशंस को भारतीय जनता पार्टी ने वरीयता दी है, उसका काउंटर अटैक क्या हो सकता है, काउंटर अटैक यहां पर कांग्रेस पार्टी देने की कोशिश करेगी। अगर बीजेपी अपने नाम पहले जाहिर कर देगी तो उसके मुकाबले का जो चेहरा होगा, उसके मुकाबले का जो नाम होगा, वो सामने रखने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। कहीं भी ऐसी कोई गलती ना हो कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार का जो ऐलान जिसके नाम का हो वो इतना भारी हो कि सामने कांग्रेस पार्टी का जो भी चेहरा सामने आए वो वजूद उसका काफी छोटा हो, और चुनाव मुकाबले में वो नजर ना आए, वो कहीं चुनाव मुकाबले से डे 1 को ही बाहर ना हो जाए। ये कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी जरूर अपनी स्ट्रैटेजी में करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का कौन है जो चुनाव मैदान में उतारा गया है, उसके बाद ही उस चेहरे के मुकाबले का चेहरा ही यहां पर कांग्रेस पार्टी देने की अपनी कोशिश करेगी। तो मुझे लगता है कि इंतजार तो ज्यादा करना होगा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर। वीर जी, लास्ट कमेंट शॉर्ट में लेना चाहूंगा, समय बेहद कम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब बगावत का खतरा बहुत कम है। कारण है पार्टी में अनुशासन भी है,
जी। और पार्टी की पहले से रणनीति रही है, तो इसलिए वहां के जो नेता होंगे वो पहले से सक्रिय हैं। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी भी है और कांग्रेस के उम्मीदवारों के जो चाहवान है इस बार ज्यादा जी। है, तो ऐसे में कांग्रेस में बगावत का खतरा ज्यादा है और कांग्रेस के नेता ही जो गुटबाजी होगी वो परस्पर शक्ति प्रदर्शन होगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को बनाने का उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसे कुमारी शैलजा को दी जाएगी, रणदीप सुरजेवाला को दी जाएगी, तो मतलब कांग्रेस में बगावत का खतरा ज्यादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार टिकट पर मंथन जारी है, तमाम सियासी दल लगे हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर हरियाणा में देखी जा रही। विधानसभा चुनाव के लिए किसकी शय होगी, किसकी मात, ये तो 4 तारीख को जब पिटारा खोलेगा तभी हो पाएगा। लेकिन मैराथन तैयारियां कुछ और कहती हैं। मैराथन तैयारियां ये कहती हैं कि मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अब किस पर पार्टी उम्मीदवार पर मोहर लगाएगी, भरोसा जताएगी, ये देखने वाली बात होगी।